नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जी हां, आपको बता दें कोरोना की शुरुआत चीन से बाहर सबसे पहले ईरान में हुई, इसके बाद इटली और फिर अमेरिका। वहीं अब इस महामारी के नए हॉटस्पॉट के रूप में ब्राजील उभर रहा है। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ब्राजील के सबसे बड़े शहर और आबादी वाले राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से व्यवस्थाओं के चरमराने की खबरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी के केवल ब्राजील में ही मामले सामने आ रहे हैं। एक अन्य देश पेरू में भी हालात काफी ज्यादा खराब हैं। यहाँ हर रोज तकरीबन 3000 नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ सब्जी और फल विक्रेता कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। और साथ ही आपको बता दें कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना की मार अमेरिका पर काफी ज्यादा पड़ रही है। अमेरिका में कोरोना से 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि 90,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अपने देश में मौत का मंजर देखकर अब राष्ट्रपति ट्रंप को भी कोरोना का डर सताने लगा है। कोरोना से बचने के लिए एक खास दवा का उपयोग वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में जानकारी खुद दी है और कहा है कि मैं कोरोना से बचने के लिए लगातार भारत की दी हुई मलेरिया से बचाव की दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूं। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संकट पर विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक शुक्रवार को 3 बजे होने जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के नेता शरद पवार, डीएमके के नेता स्टालिन समेत 15 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि हिस्सा लेगा या नहीं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत होगी और सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन को सोमवार को चौथी बार बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन रहेगा। और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के नवागदल में सोमवार रात से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। एनकाउंटर में दोनों ही आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ के बाद इस बारे में जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। पिछली रात का जो ऑपरेशन है इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है जुनेद अशरफ खान और दूसरा पुलवामा से है तारिक अहमद शेख। जुनेद अशरफ खान जैसा कि आप जानते हैं हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। और चलिए अब बात करते हैं चक्रवात की। जी हां, आपको बता दें सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर एनडीआरएफ के चीफ प्रधान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रधान ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। एक एडिशनल हम लोगों ने बैकअप रखा है और ये जो 6 बटालियन जिनको चिन्हित किया गया है एनडीआरएफ के बटालियन हैं 11, 9, 1, 10, 4 और 5। 11 बनारस में है, 9 पटना में है, 1 नंबर गुवाहाटी में है, 10 विजयवाड़ा में है,
4 अरकोनम चेन्नई के पास है और 5 पुणे में। इन सभी में एयरपोर्ट्स हैं या मिलिट्री के एयरपोर्ट्स हैं और इनको इसलिए चुना गया कि यहाँ से एयरफोर्स हेवी एयरक्राफ्ट C-130 इत्यादि से शॉर्ट नोटिस पर ट्रूप्स को ला सकता है जहाँ पर ज़रूरत हो। तो मैं आपको बता दूं कि 4 टीमें, प्रत्येक बटालियन में 4 टीमें हॉट स्टैंड बाय में रखी गई हैं, जो कल मैंने बताया था, जो शॉर्ट नोटिस पर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है और यहाँ लाया जा सकता है जहाँ पर साइक्लोन का इम्पैक्ट हो रहा है। 6x4 24 टीमें इस तरह से स्टैंड बाय में है, आउट ऑफ द एरिया बट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय में है फॉर एनी टाइम लिफ्टिंग बाय द एयरफोर्स। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक आयोजित हुई उसमें उस समय तक जो समीक्षा हुई उसके विवरण के अनुसार दिन में लगभग 656 ट्रेनें आ चुकी हैं और इन 656 ट्रेनों में 8,52,000 हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। आज ही लगभग 90 कुल ट्रेन आएंगी, तो आज 81 ट्रेनें अभी आनी बाकी हैं। तो आज ही अगर ये 81 ट्रेन हम ले लें और साथ साथ जो स्वीकृति अभी दे रखी है, लगभग 258 ट्रेनों की स्वीकृति दे रखी जो आने वाली हैं या जिनको कल या परसों आना है, तो कुल मिला के 914 ट्रेनों की हम या तो उनको प्रदेश में ला चुके हैं या उनकी स्वीकृति दी गई है और वो रास्ते में है, आज या कल में आने वाली है। इन 914 ट्रेनों में 11 लाख श्रमिक और कार्मिक जो है आ रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी का, और साफ तौर से तनातनी काफ़ी ज़्यादा वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो योगी सरकार का कहना है कि वो श्रमिकों को जल्द से जल्द वापस लाने की तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं तेलंगाना की। जी हाँ, आपको बता दें तेलंगाना सरकार ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और साथ ही राज्य के कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर सभी को ग्रीन जोन्स घोषित करने की बात कही है। आपको बता दें कि साथ ही ये भी कहा गया है कि हैदराबाद को छोड़कर सभी जिलों में सभी तरह की दुकानों को खोल दिया जाएगा। इस पर तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। पूरे राज्य में एक क्षेत्र में अगर किसी को कोरोना वायरस अगर आता है तो सारा का सारा क्षेत्र परीक्षण किया जाता है, सबको चेकअप किया जाता है। लेकिन तेलंगाना में रमज़ान के कारण हमारे तेलंगाना मुख्यमंत्री जी जितने भी जो डॉक्टर्स थे वो हर एरिया में चेकअप कर रहे थे, सारा का सारा चेकअप का जो सिस्टम होता है सारा का सारा बंद किया। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में कोरोना वायरस की संख्या बहुत कम है। ये देश को बताने का इनकी घटिया सोच है। अगर सही मानों में, अगर सही तरीके से अगर पूरा हम लोग एक यानी डोर टू डोर अगर हम लोग चेकअप करें, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के बाद में दूसरा अगर कोई राज्य होगा वो होगा तेलंगाना, जिसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले समय में तेलंगाना की जनता ये चीज़ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संख्या अगर बढ़ेगी तो परेशानी तो तेलंगाना की। और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। आज से जो और कल से जो शुरू हुआ, जिसको लॉकडाउन 4 कह रहे हैं, ये एक्चुअली इकोनॉमी की खोलने की शुरुआत है। मेरी तो राय में इसको अब लॉकडाउन नहीं कहना चाहिए। अब जो लॉकडाउन है वो थोड़ा सा हिस्सा है, बट काफ़ी कुछ अब खुल सकता है। तो ये ओपन इकोनॉमी को ओपन करने का पहला चरण माना जाना चाहिए। आपने कहा 1 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं अब देश में, वो आंकड़ा पूरा आज ही सुबह इसको पूरा किया गया, हो गया है। 1 लाख ज़्यादा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा दिखता है। जिस समय हम शुरू किए थे
लॉकडाउन जब शुरू किया था उस समय 500 केसेज ही थे हिंदुस्तान में, अब 1 लाख उसके मुकाबले दुनिया में भी अब ऊपर 10वें 11वें देश में आ गए। ये चिंताजनक तो स्थिति है, लेकिन दूसरे तरह से अगर आप देखोगे 130 करोड़ की आबादी है देश की, और 1 लाख केसेस तक ही अभी हुए हैं, और भी ज़्यादा दूसरे दृष्टिकोण से कि हमारे यहाँ डेथ्स का प्रतिशत जो है वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। तो जो रियल फियर कोविड-19 से था कि इससे बहुत सारी मौतें होंगी, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हम मेरे ख्याल से उतनी ख़राब स्थिति में नहीं हैं जितनी कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरी स्थिति। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रही हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हरियाणा की। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के चलते हमने फैसला किया था कि सरकार का सहयोग करेंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई देश की है। सारा देश लगातार इससे लड़ रहा है, हम सब एक हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स ने अपना फर्ज निभाया है, वैसा फर्ज सरकार ने नहीं निभाया। शराब घोटाला सरकार की मर्जी से हुआ, सरकार की मिली भगत से हुआ और सरकार इसकी लीपापोती करने में लगी हुई। देखिए, प्रवासियों को अगर सरकार ऐसी परिस्थितियां बनाती कि उनको रहने की जगह, खाने की जगह, उनको रोजगार के साधन, ऐसी परिस्थितियां बनाती है, उनकी काउंसलिंग करती, उनसे बात करती, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जिस स्केल पर ये पलायन हुआ है वो रुक सकता था। केवल सामाजिक संस्थाओं ने, केवल मात्र करनाल में, हरियाणा में सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़कर इन गरीबों की मदद की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई। सर, जांच भी बिठा दी है शराब घोटाले को लेकर, क्या आप समझते हैं? हमें इस जांच पर कोई विश्वास नहीं है। हमने कहा है जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा होनी चाहिए, CBI की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए। उसके बिना सरकार के अपने अफसरों की जांच जो है उससे मैं समझता हूँ वो तो या करवाएं खेमका से जांच। उसमें तो एक SHO था, वो कल सस्पेंड किया। करवाएं जांच जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना से लगातार लड़ रही है। ऐसे में भारत में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया, जिसका चौथा चरण जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लोग अपने स्तर पर भी बचाव के नए तरीके खोज रहे हैं। ताज़ा मामला पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत पड़ने वाले मधु विहार थाने का है। आपको बता दें कि मॉडल पुलिस स्टेशन के तौर पर उभर कर ये सामने आ चुका है। दरअसल यहाँ सैनिटाइजेशन के आधुनिक इंतजाम किए गए हैं, जो आने वाले समय में सभी पुलिस स्टेशन में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि मधु विहार थाने में प्रवेश करते ही पानी की टंकी रखी है। यहाँ लिक्विड सोप के साथ हाथ धोने का इंतजाम किया गया है। वहीं शूज क्लीनिंग के लिए भी केमिकल लिक्विड रखा गया है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पुलिस वाले भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं।
और जैसे कि जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रही हैं, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है। इस कारण विभिन्न राज्यों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर वहां फंस गए हैं। सरकार इन मजदूरों को इनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों का संचालन कर रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। कल के तो ममता बनर्जी भी इधर ट्रेन नहीं आने दे रहा है। लिस्ट हम लोग पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन से गया तो और पुलिस स्टेशन पे बोल रहा है ट्रेन नहीं है, वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी ट्रेन नहीं छोड़ा। तो हम लोग पैदल में अभी चलना शुरू किया। हम लोग 31 आदमी है, 31 आदमी है, 30। हाँ, कब से आज सुबह 8 बजे से हम लोग निकला है। तो हम लोग जाएंगे 2291 किलोमीटर हम लोग पैदल से चला जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग इधर रह? खाना पीना नहीं, हम लोग को पैसा भी नहीं दिया कंडक्टर हम लोगों को किसी के पास। हाँ, ऐसे अगर रास्ता पे कोई अगर हम लोग को दया होगा तो मदद करेगा तो देगा, नहीं तो हम लोग भूखा मर जाएंगे रास्ता में। क्या करेंगे? तो आपने देखा किस तरह से मजदूर यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से कोरोना तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट जहांगीराबाद से सटे कब्रिस्तान में इन दिनों एडवांस में ही कब्रों को खोदने की बात कही जा रही है, ताकि अगर दफनाने के लिए कई लोगों के पार्थिव शरीर आ जाएं तो उन्हें 2 गज जमीन मुहैया हो पाए। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कब्रें जो हैं उनकी बुकिंग की जा रही है। दरअसल कब्रिस्तान प्रशासन ने बताया है कि इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसी कब्रें हैं जिन्हें पहले से ही खोद कर रख लिया गया है और लोग एडवांस बुकिंग करा चुके हैं। तो वाकई में कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग पहले से ही कब्रों को खुदवा रहे हैं, उनकी बुकिंग करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हैरान करने वाला नज़ारा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना से डर कितना है ये इस बात को बताने के लिए काफ़ी है। देखिए, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। ये कोरोना की डेड बॉडी आती है, यहाँ की गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है घर पहुँच जाए। वो हमीदिया हॉस्पिटल या चिराई हॉस्पिटल जो चिन्हित किए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें किसी की मौत होती है तो वो डायरेक्ट कब्रिस्तान आती है। और कब्रिस्तान आने का हमें बस संकेत मिलता है डेड बॉडी आना है, उसके बाद कफन दफन करना है। और ऐसी कंडीशन आ गई, 4-4, 5-5 बॉडियाँ आ गई। एक कब्र खोदने के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हमने ऐसे हालात के अंदर देखा तो एडवांस कब्र खोदने की बात करी। हमने नगर निगम से मदद मांगी। नगर निगम से कहा हमें जेसीबी की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्योंकि हम उस डेड बॉडी की कोरोना की जांच हुई है, नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, जांच हमें नहीं मालूम, उसकी रिपोर्ट डॉक्टर देगा। और हमारे पास तो कोरोना के नाम से बॉडी आ रही है। हम मौजूद है इस वक्त मध्य प्रदेश भोपाल शहर के जहांगीराबाद के कब्रिस्तान में, जहां पर ये कोरोना काल के समय देखते हुए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। मजदूरों की वजह से जो कब्रिस्तान के जो अध्यक्ष हैं रेहान जी ने एडवांस में ये कब्रें खोद दी गई हैं। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस समय वर्तमान हालत पूरे मध्य प्रदेश शहर में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी से जो लोग मृत्यु हो रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव से मर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एडवांस में कब्रें खोदी गई है। कैमरामैन कयूम पठान के साथ सुनील मालवी, एनबी न्यूज़ भोपाल। और वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 6 में कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारी अपनी अप्रैल की सैलरी की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कर्मचारियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं कंपनी के जनरल मैनेजर का कहना है कि उन्होंने मार्च महीने में भी 9 दिन की तनख्वाह दी है। अभी वो मई महीने की 15 दिन की सैलरी एडवांस दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सैलरी को लेकर किस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है। कंपनी के बाहर तमाम कर्मचारी इकट्ठा हो चुके हैं और प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नकेश कुमार यादव, मैं बिहार के RDC के रहने वाले हैं सर। जी सर, मैं कमाने के लिए यहाँ पर बाल बच्चे के लिए रोजी रोटी के लिए आए हैं सर।
हम लोग को जब कंपनी बंद हुआ था 22 मार्च को, तो मेरा इंचार्ज बोला कि किसी को कहीं गाँव जाना नहीं है, सबको सैलरी मिलेगा। और जब सैलरी अब कंपनी चालू हुई है तो हम लोग कंपनी से निकाल दिया। कौन सी कंपनी है? शिवालिक है, सेक्टर 6। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग का जाओ घर जाओ, जब बुलाएंगे तब आना। तो पेमेंट दे दिया आपको? नहीं, अभी पेमेंट नहीं दिया है। कितने महीने की पेमेंट रुक रही है? पेमेंट मार्च तक मिला है, मार्च के बाद नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। क्या कुछ मामला है? नहीं, कोई भी बंदा कंपनी से बाहर नहीं निकाल रहा है। आप तो फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर बैठे हैं, आप अंदर विजिट कर लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ। 99% मेरे वर्कर अंदर काम कर रहे हैं। रही पैसे की बात, जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को, उससे 31 मार्च तक की सैलरी हमने इनको घर बैठे 9 दिन की सैलरी दी है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये बात, जो बाहर खड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अब जो सेकेंडरी जो इशू आ रहा है, ये कुछ लोग जो भी जितने लोग हैं कुछ परसेंट बोलेंगे इनको, 50 लोग 20 लोग, इन्होंने कल भी हमारी फैक्ट्री में अंदर लाइटिंग को ख़राब करने की कोशिश करी, डीजी को बंद किया कि ताकि काम बंद हो जाए। हमने कल भी इनको यही समझाया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिसीजन है कि हम सैलरी हमें पूरी पे करनी है या कुछ कट करके पे करनी है। हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं। 1-2 दिन में वो डिसीजन जैसे ही आ जाएगा, हम इनको जो डायरेक्शन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से आएगी हम पे कर देंगे। और वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से कोरोना के चलते गीता के जरिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें ज्ञानानंद महाराज की तरफ से वैश्विक महामारी कोरोना के इस माहौल में किस तरह से भय मुक्त जीवन जीना है, इसको लेकर गीता के श्लोकों के माध्यम से व्याख्यान किया गया। ये जो कोरोना कालखंड में तनाव मुक्त जीवन के लिए जो एक संवाद कार्यक्रम था, इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पहल और गीता ज्ञान संस्थानम की सद्भावना साथ जुड़ी, क्योंकि गीता ज्ञान संस्थानम के माध्यम से लगातार कहीं फेसबुक लाइव के माध्यम से, कहीं विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से अलग अलग वर्गों के लिए लगातार भगवत गीता के माध्यम से मनोबल कैसे बना रहे, बढ़ता रहे, सद्भावनाएं कैसे सुरक्षित हों, वातावरण में व्याप्त कड़वाहट हमारे परिवारों की कड़वाहट ना बने, हमारे जीवन की कड़वाहट ना बने, इसके लिए लगातार इस लॉकडाउन काल में गीता ज्ञान संस्थानम प्रयासरत है। और आज वो प्रयास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त तत्वावधान में, जो वहाँ के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध लोग, शिक्षक, शिक्षार्थी, सब ने उस संवाद में भाग लिया। बहुत अच्छा। और चले इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।